नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मुद्दे को डिकोड करने वाले हैं जिसने पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं नीट परीक्षा के उस ऐतिहासिक कैंसिलेशन की जिसने सबको चौंका कर रख दिया, एनाटॉमी ऑफ एन एग्जाम फ्रॉड। चलिए बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों पर आते हैं और समझते हैं कि इस पूरे खेल के पीछे की असल कहानी आखिर है क्या। 135 शून्य में तो बस एक आम सा नंबर लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए ये इस पूरे घोटाले की सबसे अहम कड़ी है। जरा सोचिए, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कुल 180 सवाल होते हैं और उनमें से ठीक 135 सवाल एक लीक हुए व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट से हूबहू मैच कर जाते हैं। मतलब एक कॉमा या फुल स्टॉप का भी फर्क नहीं, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। ये डॉक्यूमेंट राजस्थान के सीकर से वायरल होना शुरू हुआ था और ये आंकड़ा चीख चीख कर कह रहा है कि ये कोई छोटी मोटी धोखाधड़ी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही बारीकी से प्लान की गई साजिश थी। और इस साजिश का स्केल देखिए, 2.2 मिलियन यानी करीब 22 लाख छात्रों का भविष्य अचानक से अधर में लटक गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे हम एनटीए कहते हैं, उन्हें इतिहास में पहली बार इतने बड़े स्तर पर इस परीक्षा को रद्द करना पड़ गया। और देखिए, ये कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं है, ये वो एग्जाम है जो उन 22 लाख बच्चों के मेडिकल करियर का, भविष्य में डॉक्टर बनने के उनके सपने का फैसला करता है। ऐसे में एग्जाम का कैंसिल होना कोई छोटी बात नहीं है। अब चलिए इस पेपर की यात्रा को समझते हैं। ये सफर शुरू होता है महाराष्ट्र के नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से, जहां से रिपोर्ट के मुताबिक 5 लाख रुपए में पेपर की एक कॉपी निकाली गई। फिर स्टेप 2, ये पेपर पहुंचता है गुड़गांव और यहां आते आते इसका रेट हो जाता है 15 लाख रुपए। इसके बाद स्टेप 3, राजस्थान पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत सीधे 30 लाख रुपए तक जमकर जाती है। मतलब ये एक हाई लेवल का सिंडिकेट है जो अलग अलग राज्यों की सीमाओं के पार बहुत ही सफाई और प्लानिंग के साथ अपना नेटवर्क चला रहा था। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग सिस्टम्स होने के बावजूद ये लोग पकड़े क्यों नहीं गए? इसका जवाब है इनकी हाईटेक स्मगलिंग टैक्टिक्स। इन्होंने किसी नॉर्मल मोबाइल फोन से फोटो खींचने वाली गलती नहीं की। जांच से बचने के लिए बाकायदा हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर्स का इस्तेमाल किया गया। और तो और, डेटा ट्रांसफर को ट्रैक होने से बचाने के लिए नासिक के बाहरी इलाके में शैडो सर्वर तक सेटअप किया गया था। ये साफ दिखाता है कि ये सिंडिकेट टेक्निकली कितना एडवांस था और संस्थागत निगरानी से एक कदम आगे चल रहा था। गुड़गांव वाले इस नेटवर्क ने एक और बहुत ही चालाकी भरा दांव खेला। उन्होंने असली पेपर को जस का तस आगे नहीं बेचा। इसकी बजाय उन्होंने 135 असली सवालों में से करीब 120 सवालों को उठाया और उन्हें बाहर के रैंडम सवालों के साथ मिक्स कर दिया। इस तरह उन्होंने कुल 410 सवालों का एक गेस पेपर तैयार कर लिया। अब ऐसा क्यों किया गया? बस इसलिए ताकि जो भी इसे खरीदे या अगर ये किसी जांच एजेंसी के हाथ लग भी जाए तो किसी को भनक तक न लगे कि वो असल में लीक हुआ ओरिजिनल पेपर देख रहे हैं। कितनी शातिर प्लानिंग थी ये। अब जरा इस लीक के टाइमलाइन पर गौर करते हैं कि ये पूरा खेल कितनी तेजी से फैला। 26 अप्रैल को ये तथाकथित गेस पेपर राजस्थान के बीवाल ब्रदर्स को बेचा जाता है। फिर 29 अप्रैल तक इसकी बड़े पैमाने पर लोकल लेवल पर बिक्री शुरू हो जाती है। 2 मई को सीकर का ही एक काउंसलिंग एजेंट इसे केरल के एक छात्र को बेचता है और कीमत लगाई जाती है करीब 50,000 रुपए। और आखिरकार इन सब के बाद 12 मई को एनटीए इस परीक्षा को आधिकारिक तौर पर रद्द कर देती है। ये टाइमलाइन हमें साफ साफ बता रही है कि एग्जाम के दिन से हफ्तों पहले ही पेपर मार्केट में पूरी तरह सर्कुलेट हो चुका था। लेकिन जब इस पूरे फ्रॉड को सामने लाने की कोशिश की गई तो क्या हुआ? अफवाह मत फैलाओ। जी हाँ, शुरुआत में सीकर की लोकल पुलिस का यही रवैया था। केरल के उस छात्र के पिता, जो सीकर में एक पीजी चलाते थे, उन्होंने जब असली सवालों का मैच देखकर पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए तो उन्हें बस यही कहकर टरका दिया गया कि फालतू की अफवाहें मत उड़ाइए। बाद में जब सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस मामले में दखल दिया, तब जाकर स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की असली जांच शुरू हो पाई। और अब हम इस जांच के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। यहाँ एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा होता है, क्या इस पूरे रैकेट के पीछे कोई गहरे राजनीतिक संबंध है? देखिए, हम यहाँ जो भी जानकारी देख रहे हैं वो सीधे तौर पर जांच रिपोर्टों से निकलकर सामने आई है। अभी जांच का मेन फोकस मुख्य खरीदारों यानी बीवाल ब्रदर्स पर है। तो आइए एकदम निष्पक्ष होकर देखते हैं कि रिपोर्ट्स में इनके बारे में क्या-क्या बातें सामने आई हैं। जांच में जो तथ्य उभर कर आए हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से एक आरोपी कथित तौर पर बीजेपी युवा मोर्चा का सदस्य है। उनकी तस्वीरें राजस्थान के शिक्षा मंत्री के साथ भी सामने आई हैं।
और तो और ऐसा आरोप है कि उन्हें इस लीक की भनक 1 महीने पहले से ही लग गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले ही साल इसी परिवार के 4 सदस्यों ने नीट का एग्जाम क्लियर किया था। अब देखिए, हम यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये सारे संयोग और सबूत हमारे सिस्टम में मौजूद कमजोरियों की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा जरूर करते हैं। इन सारे फिजिकल और डिजिटल सबूतों के बावजूद हैरानी की बात देखिए कि एनटीए का पहला रिएक्शन क्या था। उनके डायरेक्टर जनरल का बयान आया, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, बस एक पीडीएफ सर्कुलेट हुआ है। अब ये देखिए, एक तरफ स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के पास सबूतों का पूरा पहाड़ खड़ा था और दूसरी तरफ टेस्टिंग एजेंसी इस बात को मानने से ही इनकार कर रही थी कि 135 सवालों का हूबहू मिलना कोई लीक है। ये विरोधाभास अपने आप में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। और जब अलग अलग एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन की बात आती है ना, तो लगता है जैसे पूरी व्यवस्था ही आपस में उलझ कर रह गई है। एक तरफ राजस्थान के इन्वेस्टिगेटर्स कह रहे हैं कि इस लीक का मेन सेंटर महाराष्ट्र का नासिक था, वहीं दूसरी तरफ नासिक पुलिस साफ इनकार कर रही है कि उनके यहाँ ऐसा कोई पेपर प्रिंट ही नहीं हुआ। अब राज्यों के बीच चल रहे इस आरोप प्रत्यारोप और ब्यूरोक्रेटिक ब्लेम गेम में हो क्या रहा है? नुकसान सिर्फ और सिर्फ उन लाखों बेगुनाह छात्रों का हो रहा है जो बस न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। खैर, क्या ये सिस्टम में खामी का कोई पहला मामला है? बिल्कुल नहीं। जरा 2024 के इस ग्रेस मार्क्स वाले विवाद को ही देख लीजिए। एक साथ 67 छात्रों को 720 में से 720 का परफेक्ट स्कोर मिल गया। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये हमें याद दिलाता है कि स्ट्रक्चरल खामियां कोई नई बात नहीं है, ये पहले से ही सिस्टम में मौजूद रही हैं। ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है और बिना किसी ठोस बदलाव के किसी की भी कोई जवाबदेही तय नहीं हो रही है। चलिए अब जरा एक पल के लिए रुकते हैं और उस असली कीमत के बारे में सोचते हैं जो हमारे छात्र चुका रहे हैं। महीनों की वो दिन रात की कड़ी मेहनत, रातों की नींद, सब बर्बाद। परिवारों ने कोचिंग की फीस में जो अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई लगाई थी, वो सब पानी में बह गई। ऊपर से ये रीटेस्ट का प्रेशर। ये सब छात्रों और उनके परिवारों पर बहुत गहरा मानसिक और भावनात्मक असर डालता है। ये सिर्फ एक पेपर का कैंसिल होना नहीं है, ये उनके सपनों का, उनके जीवन के संघर्ष का टूट जाना है। ऐसे में जब सिस्टम बार बार फेल हो रहा हो तो हताश होना और बेबस महसूस करना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन यहीं पर प्लान बी का रोल सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब पूरी की पूरी व्यवस्था ही इतनी अनप्रिडिक्टेबल हो तो अपना पूरा भविष्य सिर्फ और सिर्फ एक परीक्षा के भरोसे छोड़ देना एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। निराशा में डूबने के बजाय अब वक्त आ गया है कि दूसरे विकल्पों की तरफ भी गंभीरता से देखा जाए। तो आखिर वो विकल्प हैं क्या? हमारी सोर्स रिपोर्ट के मुताबिक आज के समय में डेटा साइंस, UI/UX डिज़ाइन, सस्टेनेबिलिटी, कंटेंट क्रिएशन, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स और क्लाइमेट रिसर्च जैसे कई शानदार फील्ड्स तेजी से उभर रहे हैं। ये आज के हाई ग्रोथ करियर ऑप्शंस हैं। ये लिस्ट इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनने वाली जो पुरानी सोच थी ना, वो अब आउटडेटेड हो चुकी है। आज के दौर में ऐसे ढेरों रास्ते मौजूद हैं जो एक बेहतरीन और सुरक्षित भविष्य की गारंटी दे सकते हैं। और यहीं से एक्सेलेंस यानी उत्कृष्टता का कॉन्सेप्ट सामने आता है। सिर्फ किसी तरह परीक्षा पास करने या सो कॉल्ड सक्सेस के पीछे भागने के बजाय फोकस अपनी काबिलियत बढ़ाने पर होना चाहिए। ये रिपोर्ट भी इसी फिलॉसफी पर जोर देती है कि हमें खुद को बेहतर बनाने के लिए पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम सच में एक्सेलेंस का पीछा करेंगे, अगर काबिलियत हासिल करेंगे, तो सफलता आज नहीं तो कल कदम चूमेगी ही। हम आज के इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं और मैं इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे और ज़रूरी सवाल के साथ ख़त्म करना चाहूँगा। जब हमारा सिस्टम इस तरह से फेल हो जाता है तो हम अपनी सफलता को फिर से कैसे परिभाषित करेंगे? शायद अब वक्त आ गया है कि इन पुरानी और कमज़ोर पड़ चुकी प्रणालियों से बाहर निकला जाए और एक नया मजबूत रास्ता खुद बनाया जाए। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस सीखते रहिए और हमेशा एक्सेलेंस का पीछा करते रहिए।